देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। सारे देश में खुशी और हर्ष उल्लास का माहौल है। हम आप बात करेंगे ये 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2020 तक व्यावसायिक क्षेत्र में जो बड़े परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से हमारे देश ने विश्व पटल पर एक मुकाम हासिल किया, एक नाम हासिल किया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हुई। हमारी इन सब तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप कामलेकर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि 1947 से 2020 के बीच में भारत में बड़े व्यावसायिक बदलाव क्या हुए, जिसकी वजह से हमारे देश ने विश्व लेवल पर एक मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम सब जानना चाहते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से 2020 चल रहा है, हम 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बड़े बदलाव क्या हुए व्यावसायिक क्षेत्र में, कहां से व्यवसायिक क्रांति आई हमारे देश में क्या बदलाव हुए, हमारे देश ने क्या हासिल किया और क्या खोया, इसके बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार एशिया नेट के सभी दर्शकों को और मेरे सभी साथियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा एक आपने टॉपिक निकाला है जिसमें आप एक पिछले 75 वर्ष लगभग 73 वर्षों के इतिहास के बारे में कंपैरिजन करने को मेरे को कह रहे हैं। तो हम 1947 में जब प्रारंभ हुए थे तब भारत में एक बहुत बड़ा जो एक चेंज है, जो हम सबसे बड़ा जो आपको डिफरेंस दिखता है, मैं इसको इस तरह से मानूंगा कि पिछले 70 वर्षों में हमने आइडियोलॉजिकल बहुत चेंजेस किए हैं। आइडियोलॉजिकल चेंजेस से मेरा मतलब है हम जहाँ से शुरू हुए थे और आज जहाँ हम हैं उसमें हमारे विचारधाराओं में और बिजनेस के कम्युनिटी के प्रति में हमारी विचारधाराओं में बहुत परिवर्तन था। जब हमारा ये देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में बहुत कुछ कम बिजनेस हाउसेस थे। शायद वो टाटा, बिरला, थापर्स या एस्कॉर्ट्स जैसी कुछ संस्थाएं थी जो शायद उस वक्त उपलब्ध थी, लेकिन उनका जो प्रभाव था वो बहुत कम शहरों में था। और बिजनेस एक अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं इम्पैक्टफुल चीज नहीं मानी जाती थी। हमारी सोसाइटी में भी ऐसा कहा जाता था कि ये व्यक्ति बिजनेस करता है, मतलब somebody who is not that much qualified or not that much educated or not that much averse with the things। उस जमाने में अगर आप देखेंगे तो दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो उस जमाने में एडवोकेट्स, टीचर्स या इस तरह के प्रोफेशनल्स की ज्यादा वजूद था। पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैं इसको दूसरे और तीसरे पॉइंट्स में अगर कवर करूं तो मैं देखता हूं कि उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बिजनेस ही अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ बना पाएगा। उनकी ये दूरगामी सोच थी, इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने के लिए बड़ा विश्व व्यापक प्रोग्राम चलाया। आप पाएंगे भाखड़ा नंगल बांध से लेकर जितने भी हमारे यहाँ के बड़े पब्लिक सेक्टर्स हैं, इनकी स्थापना भी उसी शुरुआती दशक में 1947 से 1960 के दौरान हुई। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ लेबर ओरिएंटेशन भी शुरू हुआ। भारत ने आप ये देखेंगे कि हमारे समय में दो चीजें एक साथ शुरू हुई। हमारे यहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और दूसरी तरफ हमने कम्युनिज्म भी शुरू किया, मतलब साम्यवाद, समाजवाद भी शुरू किया। हमने लेबर्स को बेहतर बनाने का प्रयास किया, हमने लेबर ओरिएंटेड स्कीम्स भी निकाली। तो हम एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर प्रारंभ हुए। अगर हम देखेंगे तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हुए, जहां पर कैपिटलिज्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और जहां पर लेबर से जुड़े हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था या लेबर से जुड़ा हुआ सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं साथ में था। ये दशक था 1960 का। 1960 से 70 के बीच में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने एक बहुत मेजर चेंज किया। और वो एक बहुत मेजर चेंज जो भारत में मैं देखने में आया, जो आपको बहुत आसानी से याद दिला सकते हैं, वो ये कि पहले तो राजाओं का प्रीवी पर्क समाप्त करते हुए उन्होंने देश के सभी बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। तो एक तरह से सरकार ने पूरी इकोनॉमी को सेंट्रलाइज किया। मतलब अगर हम 1960 से 70 का दशक देखें तो वित्तीय जो पूरा संसाधन था बैंक, तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे अधिक बैंकों को और पब्लिक सेक्टर्स को का निर्माण किया गया। अर्थात सरकार ने बिजनेस को सरकारी हिस्सा बनाया। सरकार ने मौद्रिक व्यवस्था को, बैंकों को
व्यापार को एक बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स में कन्वर्ट किया। तो हमारे देश में जितने भी BHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाल्को और न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर के रूप में उभरे, वो सन 60 से 70 की दशक में उभरे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं उद्योगों को एक स्ट्रक्चर देना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर उस दौरान भी नहीं थे। हमारे देश में प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत कम कमी थी, प्राइवेटाइजेशन बहुत अधिक दौर पर नहीं था। उसके बाद का दौर मुझे लगता है 1970 से 80 के बीच का जो हमारा दौर था, उस वक्त पहली बार भारत सरकार ने शायद सोचा कि हम इसको थोड़ा सा ओपन अप करें। और उस दौरान आपने देखा होगा तो कुछ हद तक पेट्रोकेमिकल्स या टेक्सटाइल और इस तरह की चीजें आई, वो है हरित क्रांति। हमने इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। हमने डेयरी उद्योग को भी एक बहुत बड़ा उद्योग, माने एग्रीकल्चर को हमने पहली बार ये समझा कि ये केवल जीवन यापन का ही साधन नहीं, अपितु कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बने। हम अगर सन 60 के दशक की बात करें तो हम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट हुए, और फिर हम धीरे धीरे टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के बाद पेट्रोकेमिकल की ओर बढ़े। राजीव गांधी जी के आने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने सन 80 के दशक में, तो हमारे देश ने एक पैराडाइम शिफ्ट देखा कंप्यूटर्स की तरफ। हमारे देश में कंप्यूटर्स बहुत तेजी से सन 80 के दशक में आए, और यहाँ से एक नई शुरुआत हमारी नए बिजनेस के रूप में शुरू हुई, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश बनता जा रहा था। हमारे देश में वो पीढ़ी एम्प्लॉयबल हो चुकी थी जो स्वतंत्रता के समय थी या जो रिटायर होने जा रही थी, अब नई खेप आ चुकी थी, और उसी दौरान देश में कंप्यूटर्स आए। और फिर 1991 का दशक आया, जहां पर PV नरसिम्हा राव की सरकार आई, और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हमने पहली बार कैपिटलिज्म, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन का दौर देखा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जिसमें हमने पहली बार भारत की इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, और उसके बाद से एक नया दौर प्रारंभ हो गया। हमारे देश दुनिया में इंटरनेट की प्राप्ति हुई, इंटरनेट के बाद IT सेक्टर भारत में आया, और आप यहाँ से एक बड़ा भारी बदलाव देखेंगे। तो हमने 30 साल पहले नेशनलाइज किया था, उसी बैंकिंग सेक्टर को हमने प्राइवेटाइज करना प्रारंभ किया। हमने बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट लाइसेंस देना शुरू किया, इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट करना शुरू किया, हमने आधारभूत चीज यानी टेलीकॉम को प्राइवेट करना शुरू किया। और ये पहली बार था जब हमने अपनी आधारभूत चीजों को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले गए। ये एक बहुत बड़ा चीज था। IT और इंटरनेट और इस प्राइवेटाइजेशन के बाहर के कारण सन 2007-05 तक हम बहुत तेजी से हमारी इकोनॉमी एग्री बेस्ड इकोनॉमी से बदलते हुए सर्विस बेस्ड इकोनॉमी पर गए। तो जहां हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुए थे, एग्री बेस्ड पे शिफ्ट हुए थे, और एग्री बेस्ड को हम बढ़ाते बढ़ाते हम सर्विस इंडस्ट्री पे आते हैं। और फिर हम लास्ट के अगर 10 से 15 सालों को अगर देखें, जिसमें मैं अपना 7वां, 8वां और 9वां 10वां चारों ही पॉइंट कवर करूंगा, कि अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हमारे देश में एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लगभग हर क्षेत्र में कर दी। आपने अगर लगातार पिछले कई बजट्स को देखा होगा तो हम लगातार जॉब क्रिएशन को बढ़ाने के लिए हमने IT सेक्टर्स में आउटसोर्सिंग का काम विदेशों से लेना प्रारंभ किया। हमारे यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स या प्रोफेशनल्स बाहर जाने प्रारंभ हुए, और इसके कारण हमने दुनिया के विभिन्न देशों में अपने सॉफ्टवेयर और अपने इंजीनियर्स का लोहा मनवाया। हमारे देश के प्रोफेशनल्स दुनिया में हर जगह पहुंचने शुरू हुए, क्योंकि हम उस दौरान इस चीज को प्रमोट कर रहे थे। एक और बहुत बड़ा चीज, इकोनॉमी अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल बेस से बदलकर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ने लगी, और भारत एक विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर कंट्री बन गया। आज की डेट में हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमरिज्म की कंट्री है। सारी दुनिया हमें इसलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि हम 130 करोड़ लोगों को हमने इस तरह से डेवलप किया है कि हम दुनिया के सामने एक बहुत पावरफुल कंज्यूमरिज्म के रूप में, कंज्यूमर के रूप में प्रस्तुत किए जा सकें। और साथ में हम वो लोग हैं जो नए इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, नए इनोवेशंस के साथ आते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री में और प्रोफेशनलिज्म में हमारा दुनिया में कोई सानी नहीं। तो सबसे बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट आया वो यही आया कि हम एक इकोनॉमी को सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में ले पाए, और आज हमारी GDP का लगभग 55% हिस्सा सर्विस इंडस्ट्री से आने लगा, जिसका परसेंटेज आज़ादी के समय काफी कम था। हमने इकोनॉमी में और बिजनेस में एक बहुत बड़ा चेंज देखा
जब हम 2014 में आए, अर्थात जब भारत में भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, और 2014 से फिर 2019 का चुनाव और उसके बाद का ये जो वर्तमान समय है, एक इकोनॉमी में और बिजनेस में एक अभूतपूर्व चेंज आया। अब इसको कुछ लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, कुछ लोग जैसा भी लेना चाहें, लेकिन चेंजेस जबरदस्त हैं। जीएसटी का आना, भारत में पहली बार ये कल्पना होना कि भारत में एक टैक्स प्रणाली लागू होगी, ये एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कदम था। बहुत सारे लोग, नोटबंदी को जो नवंबर 2016 में आई थी, वो कुछ लोगों के लिए एक बड़ा ही टफ टाइम था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो हमने उसको कहीं ना कहीं विमुद्रीकरण कर लिया। अर्थात हमारे देश में कितना पैसा है और कितना वाइट पैसा है, सरकार को एक बार में पता लग गया। ये निश्चित मानिए कि उस वक्त लोगों को एक बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, पर अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो पूरे देश में किसी हद तक हम एक विमुद्रीकरण को कर पाए। एक सारा जो पैसा था जो विभिन्न घरों में विभिन्न अन्य स्रोतों पे था, वो एक जगह पे आ पाया, और जिसके कारण हम बहुत हद तक इसी तरह इकोनॉमी में जब हमने जनधन योजना लागू की तो पहली बार 60 करोड़ अकाउंट खोले गए। पहली बार भारतीय ये समझ पाया कि शायद सारे सरकारी योजनाओं के पैसे उसके अकाउंट में आ सकते हैं। गैस सब्सिडी और महिलाओं को गैस देना, 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ महिलाओं को गैस देना अपने आप में मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार के लिए अभी तक आज तक संभव हुआ हो। तो जहां इस बार इस सरकार ने सबसे बड़ी योजना में ये भाग लिया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा दी। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि इस सरकार के आने के बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है। बिजनेस और सरकार के बीच में अब व्यक्ति, सिटीजन ऑफ इंडिया का महत्व बहुत बढ़ गया है, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, बिजनेस परिप्रेक्ष्य हो, अर्थव्यवस्था हो, लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन बहुत बढ़ गए हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है और ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। पहले बहुत सारे लोग इस पार्टिसिपेशन के हिस्सा ही नहीं थे। आज जनधन योजनाओं के कारण, सब कुछ लिंक होने के कारण, सारे पैसे हितग्राहियों तक पहुंचने के कारण, आज भी आप देखिए लॉकडाउन में भी जितने पैसे हैं वो अगर सब तक पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन बढ़ता जा रहा है, जो बहुत हद तक कभी हो ही नहीं पाता था, जो डिजिटल इकोनॉमी के आने से फायदा हुआ। इसी तरह से डिजिटल इकोनॉमी में भी इस सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आने वाले समय में ये दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और इस बार का जो पूरा 20 लाख करोड़ का जो सरकार का अनुदान आया है, पैकेज आया है एमएसएमई सेक्टर के लिए या अन्य सेक्टर, विशेष तौर पे एमएसएमई सेक्टर के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक का, मुझे लगता है किसी तरह से हम कह सकते हैं अभिशाप में वरदान हो सकता है। बहुत समय से जो इंडस्ट्रीज मांग कर रही थी कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, वो शायद कोरोना काल में हमारे को एक इस तरह की 5 लाख करोड़ से अधिक अनुदान, और जिस तरह से एमएसएमई की डेफिनेशंस को चेंज किया गया, जिस तरह से एक आधारभूत विचारधारा में परिवर्तन किया गया, ये आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव होगा। वर्तमान शॉर्ट टर्म में हो सकता है हम सबको ऐसा लग रहा हो कि हम बड़े बुरी स्थिति में हैं या कष्टमय स्थिति में हैं, लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा कि विश्व अर्थव्यवस्था का ही हम हिस्सा हैं, और विश्व अर्थव्यवस्था में हम इस सभी चुनौतियों का सामना कर पाएं, इसलिए ये सब करना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह की डिजिटल इकोनॉमी और आने वाला समय हमें एक नए विश्व की ओर ले जाएगा, और हम विश्व के एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है।